व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के लंच के लिए बुलाया जाए, वो पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बुलाया गया। ये क्या है भाई? अब इसमें क्या पेच है ईरान के साथ? ईरान के बहुत करीब है पाकिस्तान। देखिए, 4 मुल्क हैं जिनके पास की परमाणु शक्ति है, जो कि ईरान के साथ खड़े हुए हैं। चीन खामोशी से, रूस जरा कभी आगे कभी पीछे, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये 4 मुल्क हैं। अब इनमें से हम कहाँ हैं? कि पीठ फेरते ही ट्रंप पाकिस्तान को भी महान बताने लगा। अगर आसिम मुनीर अमेरिका के किसी जनरल से मिल रहे होते तब भी बात समझ में आती है, लेकिन उनका स्वागत ट्रंप करते हैं और मोदी को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया है। मतलब एक तरह से ट्रंप सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि मोदी ने झूठ बोला है, सीज फायर में मेरी कोई भूमिका नहीं। नरेंद्र मोदी नहीं लगा पा रहे हैं। वो इतना ताकतवर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठी ही सही, लेकिन पाकिस्तान की एक चुनी हुई सरकार, उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दरकिनार करके आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ लंच करते हैं और पाकिस्तान को भारत की तरह महान बताते हैं। इसका महत्व तो इसलिए ज्यादा है कि केवल 4 कदम की दूरी पर पूरे 2 दिन तक रहते हुए ट्रंप मोदी को चाय तक के लिए नहीं पूछते। मैं बताता हूँ पाकिस्तान कितना ताकतवर मुल्क है। जिस पाकिस्तान को अमेरिका मुंह नहीं लगाता था, आज उसके आर्मी चीफ को दावत पर बुला रहा है। जिस ट्रंप के पास मोदी के लिए 5 मिनट नहीं है, वो आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहा है। इतना ताकतवर हो गया है पाकिस्तान। भारतीय जर्नलिस्ट ईरान इसराइल वॉर में पाकिस्तान के किरदार के बारे में क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या ट्रंप ईरान को लेकर दुविधा में है, कंफ्यूजन में है, या फिर ईरान की नई ताकत, नई मिसाइल ताकत को देखकर ट्रंप थोड़ा थोड़ा घबराए हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का जो प्लान था, जिसको अप्रूव किया था सिक्योरिटी मीटिंग पे, उस फाइल पर फाइनल साइन नहीं किया है? और पिछले 24 घंटों से यह फाइल उनकी मेज पर है, लेकिन ट्रंप साइन नहीं कर रहे हैं फाइनल अटैक ईरान पर करने के। सच्चाई यह भी है कि ट्रंप चाहते हैं कि अभी भी ईरान को मना लिया जाए और इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है, इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध को रोक दिया जाए। और शायद इसीलिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स बैकडोर से प्यूतिन को कांटेक्ट कर रहे हैं। प्यूतिन अभी भी अमेरिका के संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि प्यूतिन ईरान को समझाएं और ये जंग रुक जाए। दूसरी तरफ युद्ध के 7वें दिन आज ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं इजराइल पर। अभी तक इजराइल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से कहर पर पा रहा था। आज उसने अपने अस्तबल से, या आप यूं कह सकते हैं तोपखाने से, एक नई मिसाइल निकाली। जी हाँ, सेजिल मिसाइल। और सेजिल मिसाइल से भी इजराइल के कई हिस्सों पर भारी बमबारी हुई है। जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को आज हुआ, उसके स्टॉक एक्सचेंज पर भारी तबाही हुई है। इमारत को काफ़ी क्षतिग्रस्त किया है मिसाइल्स ने। बिजनेस अचानक इजराइल में ठप हो गया और खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इमारत को जिस तरह से डैमेज किया गया है, आप कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज रुक गया, बंद हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने मोसाद की इमारतों पर, रक्षा मंत्रालय की इमारतों पर, सेना के ठिकाने, वेयरहाउसेस, फैक्ट्रियों पर हमले जारी रखे हैं। आप कह सकते हैं कि जो तबाही का ग्राफ है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, जहां तक इजराइल की बात है, जिस तरह के हमले ईरान कर रहा है। उधर इस भारी बमबारी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आज ऐलान किया है कि अब इजराइल के निशाने पर सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप है ईरान की। और सबसे बड़ा जो टारगेट है, उन्होंने आज ऐलान किया, वो अली खamenei हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ही अब सबसे बड़े टारगेट हैं और इनको खत्म करके ही चैन मिलेगा इजराइल को, ये रक्षा मंत्री का कहना है। उधर इजराइल के इस स्टेटमेंट के बाद अली खamenei जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका बयान आया कि उनके जीने मरने से अब इस युद्ध पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा ईरान अब इजराइल को ही देख रहा है। फोकस में इजराइल है और फौजें जो हैं वो आगे चल के और कहर पर पाना चाह रही। ये खamenei का आज बयान है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं और बेचैनी बढ़ी है इजराइल में, जहां पिछले 7 दिन से जो जनता है, जो वहां के इजराइल के लोग हैं, ज्यादातर बंकर्स में रह रहे हैं। पिछले 7 दिन से पहली बार
इजराइल के इतिहास में ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि रूस के जरिए किसी न किसी तरह ईरान को अप्रोच किया जाए और उसको टेबल पर लाया जाए, सो दैट सीज फायर हो सके। ईरान को समझाने मनाने की बात अमेरिका और इजराइल रूस के जरिए कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन खामेनेई ने, जो सर्वोच्च नेता ईरान के, उन्होंने आज क्लियर किया कि अगर समझौता होगा तो ईरान की शर्तों पर होगा। और पहली शर्त यह है कि इजराइल और अमेरिका फिलिस्तीन पर अपना स्टैंड क्लियर करें, टू नेशन थ्योरी पर स्टैंड क्लियर करें। इसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। बड़ी मुश्किल शर्त है, लेकिन एक चीज जो संकेत दे रही वो ये कि ईरान लगातार इस युद्ध में दिन ब दिन हावी होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल दबाव में। सवाल यह है कि अगर ये हमले और तेज होते हैं ईरान के, तो क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा और क्या अंततः मिस्टर ट्रंप अटैक प्लान जो है सिक्योरिटी काउंसिल का, उस पर साइन करेंगे फाइल पर? मेरा सवाल है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि साहब हम स्ट्राइक करेंगे, वो G7 की मीटिंग छोड़ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग करते हैं और अप्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई हमला करिए, और फिर अगले दिन या एक रात बाद सुबह कहते हैं कि अभी 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 हमला नहीं होगा। तो ये जो दुविधा में, क्या ट्रंप या अमेरिका डर रहा है हाथ डालने में ईरान में? डर रहा है। ट्रंप साहब की पर्सनालिटी सबको तहनी का नाचना चाह रही है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं नहीं। दो चीजें हुई हैं। वहां से वो इसलिए भागे कि वो जेलेंस्की से नहीं मिलना चाह रहे थे। जेलेंस्की वहां आने वाले थे, जी आने वाले थे कैलगरी में, कैलगरी जो उनके रॉकी माउंटेन में कनाडा में है, तो उनसे नहीं मिलना चाह रहे थे। इधर हुआ क्या है, एक तारीखी चीज हो गई जो हमने और आपने इसके बारे में तस्करा नहीं किया। वो ये कि आपको अगर याद हो तो आप हमें बता दीजिए, हमें तो नहीं याद कि किसी मुल्क का फौज का बड़ा अफसर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के लंच के लिए बुलाया जाए। वो पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को बुलाया गया। ये क्या है भाई? अब इसमें क्या पेच है ईरान के साथ? ईरान के बहुत करीब है पाकिस्तान। देखिए, 4 मुल्क हैं जिनके पास की परमाणु शक्ति है, जो कि ईरान के साथ खड़े हुए हैं। चीन खामोशी से, रूस जरा कभी आगे कभी पीछे, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये 4 मुल्क हैं। अब इनमें से हम कहाँ हैं? हमें कभी कभी इस बात को सोचना पड़ता है कि भैया हमारी भी तो कोई जगह है, हम भी तो बड़ा मुल्क है, हमारी भी बड़ी मंडी है, हमारे भी पास बहुत सी शक्तियां हैं। हाँ, वो नहीं है जो कि और लोगों के पास है, लेकिन और लोगों के पास वो शक्ति नहीं है जो हमारे पास है। तो ये एक चीज मुझे खास करके दीपक बहुत परेशान करती है कि भाई हम अपनी छवि ऐसी बनाएं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत बढ़े, ग्रैंडियर न जाए ढूंढे हम। फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होते। जनरल अयूब खान के बाद मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इतिहास से नजरें चुराने वाले और इतिहास के नायकों को बुरा भला बोलकर खुद को ऊंचा दिखाने वाले नरेंद्र मोदी कभी नहीं समझ सकते कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए जरा इसको समझिए। 1956 में इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए थे। जनता की भारी नाराजगी को देखते हुए उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसके साथ ही अयूब खान को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन इसके केवल 20 दिन बाद, जी हां, केवल 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट दिया और खुद पाकिस्तान का शासक बन बैठा। इस्कंदर मिर्जा को पाकिस्तान छोड़कर लंदन भागना पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। यह कहानी आपको इसलिए बताई कि पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल की ताकत का अंदाजा, उसकी भूमिका का अंदाजा नरेंद्र मोदी नहीं लगा पा रहे। वो इतना ताकतवर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठी ही सही, लेकिन पाकिस्तान की एक चुनी हुई सरकार, उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दरकिनार करके आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ लंच करते हैं और पाकिस्तान को भारत की तरह महान बताते हैं। इसका महत्व तो इसलिए ज्यादा है कि केवल 4 कदम की दूरी पर पूरे 2 दिन तक रहते हुए ट्रंप मोदी को चाय तक के लिए नहीं पूछते। अब यहां जो असल सवाल है, और सवाल क्या है, आशंका है, डर है, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है
और क्या आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ लंच करना इस साजिश में अमेरिका के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा है? इसकी वजह यह हो सकती है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को इस क्षेत्र में एक सैनिक बेस की सख्त जरूरत है। अफगानिस्तान वो छोड़ चुका है, वो समंदर में शिप खड़ा करके उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकता, और पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के लिए उसकी इजाजत देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों में ईरान को लेकर बेइंतहा सहानुभूति है। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों के प्रस्ताव में पाकिस्तान को शामिल होना पड़ा, न चाहते हुए भी। वो इस समय अमेरिका के खिलाफ जाने का बिल्कुल जोखिम नहीं ले सकता। भारी भरकम कर्जा दिलवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसीलिए बहुत सोच समझकर ट्रंप ने यह चाल चली है। एक तीर से ट्रंप ने 5 शिकार कर डाले। एक, पाकिस्तानी हुकूमत को यह संदेश कि हम सीधे तौर पर आपकी सेना की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं और आपकी रजामंदी की जरूरत नहीं है। हम जिस दिन चाहें उस दिन आपकी सत्ता पलट देंगे। 2, भारत को यह संदेश कि अमेरिका की नजरों में उसकी अहमियत एक बाजार से ज्यादा कुछ नहीं है। 3, नरेंद्र मोदी को यह संदेश कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर हम आपको धेले भर भी तवज्जो नहीं देते। 4, इस्लामिक देशों को यह संदेश कि वो उसकी एकता को जिस दिन चाहे तोड़ सकता है। और 5, उसके लिए अपने सामरिक हितों से ऊपर कुछ भी नहीं है, न लोकतंत्र, न मानवता और न ही बंधुता। अब जरा सोचकर देख लीजिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देता है, वहां अपना सैनिक अड्डा बना लेता है और फिर पाकिस्तान को महान बताना शुरू करता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आसिम मुनीर बिना अमेरिका की सीधी शह के पहलगाम में कत्लेआम कर सकता है, वह आसिम मुनीर सिर पर सीधे अमेरिका का हाथ होने पर क्या कर सकता है? हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी विश्व कूटनीति की इन भयानक हलचलों से बेखबर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ सेल्फी खेलकर खुश हैं। उनके चेले अब बताएं कि पप्पू कौन है।